ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या समझते हो, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स, फिर आपने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म, फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लास्ट में क्या है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, एक आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या एक आपका क्या होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह क्या होता है अपना ऑर्बिटल छोड़ देते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में इसमें क्या होता है भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन या डिस्प्लेसमेंट, जो फिर क्या इंड्यूस कर दे, पोलैरिटी इन दैट बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आप ऐसे मानो भाई, मान लिया आपके पास एक कार्बन चेन है, आपके पास एक कार्बन चेन, इस कार्बन चेन पे आपने यहाँ पर कोई हैलोजन अटैच कर दिया। तो ये हैलोजन बताओ क्या करता है, बोलो भाई, ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर तो बताओ क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्शियल, इन पे क्या जाता हो भाई पार्शियल पॉजिटिव। बताओ ना आपको इस चीज़ का भाई। और ये 4 स्टेप तक चलता है, कहाँ तक, ये नहीं होगा कि आगे भाई जाता ही जाएगा, लेकिन ये 4 स्टेप तक आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। नहीं, आपको इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या होता है ये। और ये भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ को इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए ही आप रैशनलाइज करते हो, इजंट इट। और कई बार क्या होता है, एक इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों आपस में काउंटर बैलेंस करते हैं। कई बार तो एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, कई बार आप आपस में काउंटर बैलेंस करते हैं, उससे फिर एक नेट रिजल्ट आता है हमारे पास। ओके, अरे बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या होता है बताओ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाय द अटैचमेंट ऑफ सम ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन कार्बन चेन ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ सम एक्सटर्नल ग्रुप, सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट, आसान है मुश्किल भैया। उसके बाद बताओ क्या हमारे पास भाई, अरे बोलो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब भाई इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, अगर आपने कार्बन चेन के साथ, भाई मैंने वैलेंसी शो नहीं की है, अगर आपने कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जो भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऐसा क्यों होता है भाई, इसका मैकेनिज्म आपको आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन कई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं भाई, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो डेंसिटी तो कहाँ पर आएगी, इस साइड। तो ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो ग्रुप होएगा भाई, इस ग्रुप के ऊपर तो क्या जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव, इस ग्रुप पे क्या जाएगा पॉजिटिव, और इस चेन पे बताओ क्या आएगा भाई, अरे भाई कि इस पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नहीं आएगा आपको, तुम क्या बोले भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई, यानी अगर आपने और ऐसा इफेक्ट भाई कौन शो करता है, तो बताओ तकरीबन एल्काइल ग्रुप्स, क्या पता होगा ना आपको भाई, एल्काइल ग्रुप्स ऐसा ही इफेक्ट शो करते हैं। और ये डिपेंड करता है कार्बन की और उस ग्रुप के, जो कार्बन है वो
और दूसरा जो कार्बन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होएगा। नहीं आपको आ गया? तो सारा पेपर रखा नहीं है। ओके, और बताओ भाई, और एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी एक होता है माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? ये भाई जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, जिनकी क्या होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बताओ क्या शो करते हैं? बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मैं बोलो। जिनकी भाई ज़्यादा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कोई हैलाइड, क्या यहाँ पर कोई भाई हैलाइड है, तो क्या जाएगा? ये हैलाइड में आपको पता है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डेंसिटी खींचेगा इस कार्बन से, ठीक है बात। फिर ये कहाँ से पर आएगा? ये खींचेगा इससे, ये खींचेगा इससे, ये खींचेगा भाई इससे, तो भी 4 बॉन्ड तक ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एक तरह से प्रोपोगेट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इजंट इट? क्या बोलते हैं इसको? माइनस आई इफेक्ट। तो क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट और क्या हमारे पास ये माइनस आई इफेक्ट। इजंट इट? ओके, और बताओ भाई, और हम क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या होता है हमारे पास? मैकेनिज्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका जो असली मैकेनिज्म होता है भाई, वो एक्टिवेट होता है विया बेंट रूल, विया बेंट रूल। बताओ ना आपको ऐसा क्यों भाई? बताओ कैसे भाई? क्योंकि आपने करना क्या है, मान लिया हमारे पास एक कार्बन चेन है, मान लिया ये जो कार्बन है ये किसी कार्बन चेन का हिस्सा है, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, और ये जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन से और 1 हैलाइड से। ओके, इजंट इट? तो बताओ यहां पर क्या होगा भाई? बोलो भाई, बताओ यहां पर क्या आएगा? बोलो बताओ भाई। तो जो कार्बन है इसके इस साइड क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो कार्बन इसकी हैबिटेशन क्या है? इस कार्बन की हैबिटेशन क्या है? sp3 हैबिटेशन। लेकिन भाई इस कार्बन के अराउंड सारे के सारे ग्रुप क्या नहीं है? बोलो भाई, सेम ग्रुप नहीं है। तो इसके अंदर जो क्या होता है, ये जो कार्बन होगा ये कहाँ जाएगा? sp3 हैबिटेशन में। तो हम क्या बोलेंगे? 2 कहाँ है 2s में, और 3 कहाँ है, सॉरी 2 कहाँ है 2p में। तो इसने बॉन्ड क्या बनानी? 4, क्योंकि ये भी क्या लेके आएगा? हाफ फील्ड। ये भी क्या लेके आएगा? हाफ फील्ड। ये भी क्या लेके आएगा? हाफ फील्ड। और ये कार्बन भी क्या लेके आएगा? हाफ फील्ड। तो इस कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की, इजंट इट? तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? तो इसके पास 2 हाफ फील्ड है, क्योंकि आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, हाफ फील्ड ओवरलैप करता है हाफ फील्ड से, एम्प्टी फुल्ली फील्ड से, फुल्ली फील्ड एम्प्टी से। एम्प्टी से ओवरलैप नहीं करेगा, फुल्ली फील्ड से ओवरलैप नहीं करेगा, फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड से ओवरलैप नहीं करेगा। बोलो भाई, तो 4 होगा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई तो जब इसमें क्या होगी? sp3 हैबिटेशन। तो यूजुअली हम क्या मानते हैं कि चारों में क्या आएगी? बराबर क्या होगी? s कैरेक्टर भी क्या ट्रांसफर होगा। तो हम क्या मानते हैं कि चारों ऑर्बिटल्स में बराबर क्या होता है? s कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। हम तो ये मानते हैं ना भाई कि चारों में क्या हो जाएगा? इक्वल s कैरेक्टर। लेकिन आपको पता है भाई जब क्या हो मिक्सड सब्सटीट्यूएंट, तो बेंट रूल क्या बोलता है कि भाई अरे भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप will tend to be rich in p character rather s character, isn't it? तो भाई यहाँ पर एक हाइब्रिड कहाँ जाना है? इसकी तरफ। भाई यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में शो नहीं किया है, यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो नहीं किया है। लेकिन आप बताओ भाई कि ये जो होगा, तो ये जो यहाँ पर क्या करेगा? बताओ भाई, इसमें क्या देगा? ये ज़्यादा एस पी कैरेक्टर भाई, तो ऑटोमेटिकली बाकियों में क्या बचेगा? कम। भाई अगर इसने इस साइड वाले में क्या भेज दिया? बोलो मोर पी कैरेक्टर। तो ज़्यादा पी कैरेक्टर भेजने मतलब क्या होता है कि लोब क्या होगी? अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस। तो इनमें अपने आप क्या आएगा? इन 3 में अपने आप क्या आएगा? हायर एस कैरेक्टर। तो ये कार्बन, इस कार्बन की इस साइड की लोब तो क्या होगी? थोड़ी स्मॉलर सी, थोड़ी भाई स्फेरिकल सी, क्लोजर भाई
ये दोनों लोग बराबर नहीं होंगी। इस कार्बन की ये लोग तो क्या होगी बताओ भाई, थोड़ी लॉन्गर, और ये क्या थोड़ी हुई स्फेरिकल टाइप से। नहीं आ रहा क्या आपको ये? अरे बोलो भाई, हालांकि ये 180 पे नहीं है ये टेट्राहेड्रली, लेकिन क्या है डिस्टॉर्टेड। नहीं आएगा आपको? अब बताओ क्या आएगा भाई। तो ये जो होगा, तो ये फिर तो इसमें तो ये इसका जो ऑर्बिटल रहेगा जो इससे ओवरलैप करेगा, ये और यहाँ से ओवरलैप करेगा ना भाई, तो ये डेंसिटी आपको कहाँ नजर आ रही है? इसकी साइड, किसकी साइड? थोड़ा हैलाइड की साइड। नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पोलर। इस बॉन्ड में क्या क्या जाएगी? पोलैरिटी। क्यों भाई? क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल, क्योंकि इसने इसमें क्या ट्रांसफर कर रखा ज़्यादा? पी कैरेक्टर। तो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके लोग भाई नहीं आपको समझ आया? अब इसमें ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? ज़्यादा एस कैरेक्टर। बोलो भाई। तो अगर ये ओवरलैप करना चाहे, अब ये अगर अपने ऑर्बिटल को, हाइब्रिड को इससे ओवरलैप करना चाहे, तो इसने अपने इस ऑर्बिटल में ज़्यादा क्या भेजना पड़ेगा? पी कैरेक्टर। क्योंकि भाई ये लोब क्या है? थोड़ा उस साइड है। नहीं है क्या आपको? तो इस बॉन्ड की डेंसिटी भी कहाँ बैठी है बताओ? तो इस बॉन्ड की डेंसिटी कहाँ बैठी है? थोड़ा हैलाइड साइड। इन कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ बैठी? थोड़ा इस कार्बन साइड। सिमिलरली भैया इफेक्ट आगे ट्रांसमिट होता जाएगा। नहीं है क्या आपको ये? तो बेंट रूल के जरिए, नहीं तो नहीं आपको, तो भैया आप इसको बेंट्स रूल के जरिए आप इंडक्टिव इफेक्ट को रैशनलाइज कर सकते हो। इजंट इट? तो क्या इसका मैकेनिज्म नहीं है क्या? तो भाई अदरवाइज आगे वाले बॉन्ड्स में ये कैसे ट्रांसमिट हो गया? सोचो भाई। नहीं तो आगे वाले बॉन्ड्स में ये इफेक्ट कैसे ट्रांसमिट हो गया भाई? अब पता लगा आपको ये आगे वाले बॉन्ड्स में कैसे ट्रांसमिट होता है? बताओ फिर क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला क्या है? इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। भाई एक तो इसकी भाई क्या फीचर है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं भाई। दूसरा क्या होता है? ये परमानेंट है। क्या ध्यान रखियो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आमतौर पे इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करते हैं। आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो आप पढ़ो भाई। वो क्या होता है? टेम्परेरी। क्या होता है? वो प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट की, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में मानते हैं उसको होता है। हालांकि आजकल नहीं मानते भाई। हालांकि भाई ई इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि प्लस ई और माइनस इफेक्ट होता है, लेकिन आजकल प्लस ई इफेक्ट और माइनस इफेक्ट नहीं बोलते। पता होगा ना आपको? क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आजकल किसका पार्ट मानते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। किसका भाई? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट हो, वो दोनों किसके अंडर पहुंच रहे हैं आजकल भाई? देखा जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन हम फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है बात? ओके। अरे बोलो भाई, ये क्या परमानेंट है? दूसरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लीव देयर ऑर्बिटल्स बट शो डिस्टॉर्शन। भाई अपना ऑर्बिटल वो नहीं छोड़ते। और क्या होता भाई? अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। सभी ग्रुप्स भाई एक सी स्ट्रेंथ का इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करते। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? अलग होएगा। किससे भाई? क्लोरीन से। उसका अलग होएगा ब्रोमीन से। उसका अलग होएगा आयोडीन से। आ गया? अब बताओ क्या हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हुई। अब हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। मैं आप आगे पढ़ोगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। भाई एक होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है ना, तो कई रिएक्शंस में शुरू में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, और लास्ट में क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स। लेकिन कई ऐसी स्पीशीज होती हैं जो ना तो रिएक्टेंट्स में और ना ही क्या है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। भाई उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं? तो कई सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं भाई, उनकी स्टेबिलिटी को आप किसके जरिए रैशनलाइज करते हो? इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। उसमें बताओ पहले क्या भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो मैं आपको बताऊं भाई, इनमें एक होते हैं कार्बोकैटायंस। क्या होते हैं? आप कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए रैशनलाइज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए ये है कार्बन, बोलो भाई, और ये क्या हमारे पास? मिथाइल।
तो आप बताओ जो कार्बन है इसका फॉर्मल चार्ज प्लस है, तो फिलहाल इसके पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे काउंट कर लो बॉन्ड वाले, 2, 4 और 6। तो हमको पता कार्बोकैटायन में, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है +1 फॉर्मल चार्ज और ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 6। तो डेफिनेटली क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो डेफिनेटली क्या इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भाई इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा क्या? अरे तो बोलो भाई। तो अगर हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रॉन, अब मिथाइला क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, इथाइला क्या होता है और भी ज़्यादा, मिथाइल के मुकाबले इथाइल का और भी ज़्यादा क्या होता है प्लस आई इफेक्ट। तो भैया अगर 3 हमने क्या जोड़ दिए मिथाइल, तो ये डेंसिटी कहाँ भेजेंगे बताओ कार्बन को, और इसके इस +1 चार्ज को कंपनसेट करने में हेल्प नहीं मिलेगी क्या भाई? अरे बोलो भाई। तो आप ये कह सकते हो भाई, तो ये टर्शरी, तो जो एल्काइल क्या होते हैं हमारे पास कार्बोकैटायंस, तो आप एल्काइल कार्बोकैटायंस के स्टेबिलिटी पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पाया गया है कि एल्काइल कार्बोकैटायंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सॉरी टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल, किससे भाई सेकेंडरी से, और सेकेंडरी प्राइमरी से, और वो किससे होता है स्टेबल भाई मिथाइल कार्बोकैटायन, किससे भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे जैसे आप H को हटाते जाओगे किससे भाई, तो इससे स्टेबल कौन होगा ये वाला, इससे स्टेबल कौन सा होगा ये वाला, इससे स्टेबल कौन सा होगा ये वाला। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। सिमिलरली आप फ्री रेडिकल्स, अरे बोलो भाई। सिमिलरली आप भाई कार्बो एनायंस, फिर बताओ हमारे पास क्या होती हैं, बोलो भाई कार्बो एनायंस। कार्बन आयंस क्या होती हैं, इनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है चार्ज नेगेटिव होता है भाई, यानी कि कार्बन भाई H और H और 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बारी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करिए उसके भाई 8 ना भाई। तो कार्बो एनायन में कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट भाई, कार्बो एनायंस में कार्बन का ऑक्टेट क्या भाई कंप्लीट है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना नहीं चाहता भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर आप इसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दोगे भाई तो क्या होएगा अनस्टेबल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर भाई अगर कोई छोटा बच्चा भाई हेयर कट नहीं कराना चाहे और उसका भाई ज़बरदस्ती हेयर कट करे तो वो क्या होता है दुखित होता है, अनस्टेबल होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना भाई इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए क्या होगा ये सबसे क्या होगा स्टेबल, लेकिन मिथाइल जुड़ते क्या हो जाएगा अनस्टेबल। एक और जोड़ा, एक और जोड़ा और अनस्टेबल। जैसे जैसे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो भाई इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन लेना उसको क्या कह रहे हैं ले इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, नहीं बात आपको पहले क्या वही मोर एंड मोर अनस्टेबल। तो ये इसकी भी क्या है एप्लीकेशन। और आप इससे भाई फ्री रेडिकल, ये क्या होते हैं हमारे पास भाई फ्री रेडिकल, बताओ फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक बार आप एक बार इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करियो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल्स, बताओ बोलो भाई। तो ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना भैया, भी तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आप ये बताओ कि इसके ज़रिए इस पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ भाई 7, कितने भाई? अरे 3 तो ये हो गए, 3 तो कौन से सॉरी 6 तो ये हो गए 3 बॉन्ड से आगे, और एक 7 हो गई, यानी ये इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करना नहीं चाहता भाई। लेकिन अगर तब भी इसको भाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाएं तो क्या होगा ये अनस्टेबल होएगा ना। लेकिन भाई तब भी अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाएं तो क्या होगा ये
अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल होएगा भाई, भाई डेफिशिएंट साथ ही है, तो ये 8 पूरे करना चाहेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है ये स्टेबल, स्टेबल भाई। तो इससे स्टेबल कौन होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबल, एक और आ गया और स्टेबल, एक और आ गया एक और स्टेबल, और CH3 के बजाय क्या आ जाए C2H5 आ जाए और स्टेबल, C2H5 और स्टेबल, C2H5 और स्टेबल, नहीं है क्या। तो ऐसे भाई आप इनकी स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो, इजंट इट। बोलो भाई, और बताओ क्या हमारे पास फिर क्या है, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट। और मैं आपको बताऊं भाई, आप इंडक्टिव इफेक्ट से जो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी पोलैरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इससे आप ये बोल सकते हो कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इससे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होता है, और भाई इससे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होता है। बताइए क्यों भाई, हाउ। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ना और एक ये है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे मेनली 2 डाइपोल, लेकिन दोनों क्या होंगे इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल कर जाएंगे भाई। यहाँ पर दोनों डाइपोल्स में क्या होगा एक एंगल, तो एक रिजल्टेंट आएगा भाई, और यहाँ पर भाई एंगल घट जाएगा दोनों डाइपोल्स में, तो बताओ क्या हो जाएगा रिजल्टेंट और भी ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा आपको। तो भाई आप इससे डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी को रैशनलाइज कर सकते हो, इजंट इट। अच्छा बताओ भाई, और मैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखता हूँ, ये बताओ ये वैल्यू ठीक है, आपने बताना कि ये वैल्यू ऐसी क्यों आई है, ये वैल्यू ऐसी क्यों है, ये वैल्यू ऐसी क्यों है, बताओ भाई। CH3NH2 CH3OH, इसका डाइपोल मोमेंट है 0, इसका है 1. बोलो भाई 32, इसका 1.7, तो भाई बताओ ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट बढ़ता किससे लगा भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है 0। बोलो भाई, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है 0.5, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है 1। तो अब यहाँ से आप जा रहे हो भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है भाई, बढ़ नहीं रहा क्या। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता जाएगा भाई, और उस डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, नहीं आया क्या। अरे बोलो भाई, अच्छा एक और बताओ, इसका बताओ भाई, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैं ये कहूँ इसके पास तो डाइपोल मोमेंट है, इससे आप काफ़ी बात एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके पास तो डाइपोल मोमेंट है ओके, लेकिन भाई इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। बोलो भाई, बताओ इसके पास डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है, बताओ भाई। इसके पास डाइपोल मोमेंट है, उसके पास नहीं है, बताओ क्यों नहीं भाई। क्योंकि यहाँ पे ट्रांस है ये, तो यहाँ पर 2 डाइपोल बनेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों क्या होंगे इक्वल और अपोजिट। यहाँ पर ये क्या है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो यहाँ पर डाइपोल क्या होंगे एक एंगल बनेंगे भाई, अपोजिट ना बने, ये आपको। तो यहाँ बताओ क्या जाएगा एक रिजल्टेंट, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई ओके उसके बाद बताओ क्या हमारे पास भाई, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। और भाई इससे आप बताओ क्या कर सकते हो, एसिड्स और बेस की
बोलो भाई, आप स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो भाई। बताओ बताओ, कोई एसिड या बेस कोई स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? मान लिया हमारे पास क्या एच ए, हमारे पास क्या भाई एच ए है, हमने आपको पढ़ाया था ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ज़्यादा टूटता है, और वीक एसिड क्या होता है, कम टूटता है। तो ये क्या होगा H प्लस और A माइनस। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, H और A नीचे क्या आएगा H। तो भाई जितना ज़्यादा ही टूटेगा उतना ज़्यादा क्या आएगा हमारे पास K, डिसोसिएशन कांस्टेंट भाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो क्या होता है K ज़्यादा आएगा, इसे K बोलते हैं एसिड्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो भाई, और बेसिस के लिए क्या बोलते हैं इसको, के भी बोलते हैं, नहीं आपको? अरे बोलो भाई, तो बताओ भाई ये ज़्यादा के कब होएगा, अगर प्रोटॉन रिलीज होने के बाद। क्या, अगर प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो स्पीशीज बनती है, अगर वो स्टेबल है तो क्या होगा, प्रोटॉन जाना चाहेगा, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर प्रोटॉन रिलीज होने के बाद क्या बने भाई, बताओ भाई, प्रोटॉन रिलीज होने वाली तो क्या बने स्पीशीज, वो बताओ क्या हो, अनस्टेबल बने, तो क्या होगा वो कम एसिड हो जाएगा। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, बताओ अगर मेरे पास क्या बताओ भाई CH3, बताओ भाई हमारे पास ये है CH3, ठीक है, COOH। मैं कहता हूँ ये ज़्यादा एसिडिक होगा कि यहाँ पर Cl लगा दूँ तब। क्यों भाई, इसका K ज़्यादा होता है, एसिटिक एसिड से CH3COH से ज़्यादा K किसका होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड। किसका भाई, क्लोरो एसिटिक एसिड। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन जाने के बाद क्या आएगी हमारे पास, एक नेगेटिव आयन बनेगी, नेगेटिव आयन नहीं, मैं आपको पहले पढ़ी। तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करना नहीं चाहेगा भाई, तो हम जितने ज़्यादा क्या टच करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम जितने ज़्यादा क्या टच करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बताओ क्या होगा, उतना ज़्यादा इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी, नहीं है क्या? और उतना क्या होगा, उतना ही उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, मोर स्टेबल। भाई एसिड ने प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस के ऊपर क्या नेगेटिव है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए तो क्या उस वो नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं करेंगे क्या? बोलो भाई, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, मोर स्टेबल, तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। और अगर भाई अच्छा, अगर मैं एक और Cl जोड़ दूं और एसिडिक, एक और Cl जोड़ा और भी एसिडिक, है ना आपको ये? तो सिंपल बात है भाई, अगर आपने COOH के साथ क्या जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा ये वीक एसिड, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्गर एसिड, नहीं है ना? अरे बोलो भाई, पक्का पले पड़ गया? और सिमिलरली आप इसे भाई इंडक्टिव इफेक्ट से आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस भी एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। आप गैस फेज में क्या भाई, गैस फेज में ये बताओ NH3 हमारे पास क्या है, पता है NH3 से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होता है, बोलो भाई बताओ। R NH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस। इससे कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, R2NH, और इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, R3N। वाई वाई वाई, तो सिंपल सी बात हमको पता है, लेविस बेस की तरह ये कब एक्ट करता है, जब इस N का लोन पेयर डोनेशन के लिए, जब इस N का लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाए भाई, तभी तो क्या होगा ये बेस बनेगा, जब इस N का लोन पेयर क्या हो जाएगा डोनेशन के लिए अवेलेबल, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने भाई तीनों यहाँ पर क्या है, अगर N के साथ तीनों यहाँ पर क्या है H, तो ये लोन पेयर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होएगा भाई। लेकिन मैंने क्या जोड़ दिया, एक मिथाइल, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग,
अरे थोड़ी बातें यही यही बात है आपने भाई, उलट पलट के यही बातें लगाते हर जगह, पता होगा ना आपको भाई, सारी बातें इसी में यही घुमाते रहते हैं भाई। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये डेंसिटी कहाँ भेज देगा, यहाँ पर भाई। एक और जोड़ दिया तो ये डेंसिटी यहाँ भेजेगा। तो नाइट्रोजन के पास आप ही बताओ, कोई इंसान डोनेट कब करता है भाई, जो उसके पास ज़्यादा पैसा हो। भाई उसके पास कम पैसा होएगा तो वो डोनेट नहीं करेगा भाई। रीज़न, वो कभी मेरा अकाउंट चल रहा है भाई, मैं दान कहाँ से करूँ, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई, अगर मान लिया अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा ये किसके पास पैसा भेज देंगे, इस नाइट्रोजन के पास। और नाइट्रोजन क्या बोलेगा भाई, ले जाओ इलेक्ट्रॉन। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इससे बताओ क्या, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। अच्छा अच्छा, एक बात और बताओ भाई, अच्छा बताओ, इनमें से बताओ मोर एसिडिक कौन सा होगा। क्या आपने बताना है कि CH वाला प्रोटॉन, क्या भाई साइलेंस, आपने बताना है कि CH वाला प्रोटॉन इनमें से बताओ मोर एसिडिक कौन सा होगा। बोलो भाई। अगर मैं एक तो एक हूँ C∧H, ठीक है बात, ये प्रोटॉन रिलीज करना भाई, ओके। तो ये वाला मोर एसिडिक होगा। और यहाँ पर क्या है, CH2 CH3, एक तो ये है और एक मैं कहूँ, इससे क्या जोड़ दूँ भाई, CH2 क्या होता है, CH2 CH3, एक हमारे पास क्या होता है भाई आप, CH3 हो, और एक बताओ क्या हमारे पास HCO। तो क्या होता है मोर एसिडिक भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसे H से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या मिथाइल, यहाँ पर क्या है मिथाइल। तो जैसे जैसे क्या होगा, H से मिथाइल, मिथाइल से इथाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। तो प्रोटॉन देने के बाद वो क्या आएगा, नेगेटिव। वो लेस क्या होगा, स्टेबलाइज। नहीं आएगा आपको। तो ऐसे अपन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया। ओके ठीक है। तो ये क्या थे इसके वो कुछ एप्लीकेशंस। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।